हेलो दोस्तों, जेकेएस डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपकी क्लास कल आपको प्रोनाउन की कंटिन्यू की थी और प्रोनाउन में आपका लास्ट जो मैंने रूल कराया था मैं उसका रिवीजन करा देता हूँ। नाइदर वाला कराया था। नाइदर का प्रयोग हमेशा दो में से कोई भी एक के लिए नहीं किया जाता और दो से अधिक हो तो दो से अधिक हो और उनमें से किसी भी एक की बात न की जाए तो उसके लिए नन का प्रयोग करते हैं। और जिसने अभी लास्ट की क्लास हमारी प्रोनाउन की नहीं देखी है तो पहले प्लीज जाके वो प्रोनाउन की क्लास को देखें। और आज हम आगे के रूलों को कंटिन्यू करते हैं। तो रूल नंबर नेक्स्ट है आपका दूसरा वाला, मार्क कर दो। चलो, नेक्स्ट आपका रूल है ईच ऑफ आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के साथ ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। दोबारा से समझ लो, जो मैंने बोर्ड पे आपके रूल लिखा है उसका मतलब क्या है। आपको सब्जेक्ट के रूप में ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो ये दिखाई दे तो इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है या फिर प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ कभी भी सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता। आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, फिर अच्छी तरीके से और समझ आ जाएगा। जैसे आइदर ऑफ अस कैन डू इट। उतारो, देखो आइदर ऑफ के साथ मैंने आपको बताया था प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्लूरल बी का ऑब्जेक्टिव है अस, तो यहाँ पे प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। कौन से केस का प्रोनाउन हो गया ये? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का। लेकिन बी आपको पता है प्लूरल होता है, इसीलिए प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। और अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखूं, आइदर ऑफ मी कैन डू इट। अब आपको पता है यहाँ पे मी जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। सिंगुलर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज किया गया है जो कि पूर्ण रूप से गलत होगा, क्योंकि हमारे रूल के अनुसार ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो ईच ऑफ अस कैन डू इट, तो ये वाला जो सेंटेंस है आपका करेक्ट है और ये वाला सेकंड वाला जो एग्जांपल दिया है हमने वो इनकरेक्ट है। इसका रीजन भी हमने बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। और एग्जांपल देख लो, एक और अगला एग्जांपल है नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लिखो नाइदर नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गिल्टी। ये नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नाइदर ऑफ का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और इसके साथ जो आने वाला नाउन है वो किस प्रकार का है? प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है।
द गर्ल्स आपका प्लूरल नाउन है, इसीलिए नाइदर ऑफ हो या ईच ऑफ हो या आइदर ऑफ हो, इसके साथ प्लूरल नाउन होगा या प्लूरल प्रोनाउन होगा। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखता है कि नाइदर ऑफ द गर्ल इज गिल्टी, नाइदर ऑफ द गर्ल इज गिल्टी, इस तरीके से अगर मैं इस सेंटेंस को लिखता तो हमने देखा कि नाइदर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा। यहाँ पे नाउन तो है लेकिन वो किस प्रकार का है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए ये वाला सेंटेंस आपका गलत होगा। अगर मैं देखूं आपकी एरर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम का, वो और देख लो तो इस तरीके से आपको एक सेंटेंस दे रखा होगा, एक सेंटेंस दे रखा होगा नाइदर ऑफ द गर्ल इज गिल्टी। एक पार्ट उसने ये बना दिया, दूसरा पार्ट उसने ये बना दिया और सी पार्ट ये बना दिया और यहाँ पे लिख देगा वो नो एरर। एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से बन जाएगा, इसमें लिख देगा डी। तो आपको इसमें से बताना है किस पार्ट में एरर है, इस पूरे सेंटेंस कहाँ पर इसका कौन सा भाग गलत है। तो हमने देखा कि नाइदर ऑफ है, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। और आगे देखा कि नाइदर ऑफ एक रूल लिखाया है हमने कि नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ और ईच ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आता है, लेकिन यहाँ पे तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया है जो कि बी पार्ट में आपके गलत है। तो द गर्ल के प्लेस पर द गर्ल्स का प्रयोग किया जाएगा। और मैंने बताया ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, इनके साथ प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन तो आएगा, साथ में आपके सिंगुलर वर्ब आती है जो कि ये वाला बिल्कुल सी पार्ट सही है। ठीक है, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इस रूल को। नेक्स्ट रूल लिखेंगे अगला रूल लिखेंगे, अपने नंबर के हिसाब से लिख लेना, ठीक है, कौन सा नंबर चल रहा है लिखो। एवरीवन का प्रयोग, एवरीवन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। एवरीवन का प्रयोग, वैसे आपको पता है एवरीवन का मतलब क्या होता है, क्या होता है एवरीवन का मतलब, सभी, प्रत्येक, ठीक है, का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है। दो से अधिक, अगर दो हो तो एवरीवन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, दो से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमने कल की क्लास में बताया था ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। वहां पर मैंने ये भी बताया था कि दो और दो से अधिक, वहां लेकिन एवरीवन का प्रयोग हमेशा दो से ही ज्यादा होना चाहिए। अगर दो की बात करेंगे तो वहां एवरीवन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वहां एवरीवन के प्लेस पर ईच का प्रयोग किया जाता है। आप इसको लिखिए, इसके बाद एग्जांपल देते हैं, ठीक है। देखो जैसे एवरीवन everyone 5 students came attend the class, उतार लो। ठीक है,
देखो एवरीवन हो या एवरीवन ऑफ हो, ठीक है, एक ही बात है। अगर मैं ऐसे इस तरीके से भी लिख सकता हूं, एवरीवन ऑफ द, और कर लेना यहाँ पे एवरीवन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स केम अटेंड टू द क्लास, ठीक है, एवरीवन हो या एवरीवन ऑफ हो। इसके साथ देखो हमने यहाँ पे बताया 5 स्टूडेंट्स की बात की गई है, यहाँ पे किसकी बात की गई है, 5 विद्यार्थियों की बात की गई है, ठीक है। अगर मैं ये वाला सेंटेंस लिखूं इसी तरीके से, एवरीवन ऑफ द 2 स्टूडेंट्स केम अटेंड टू द क्लास। एक एग्जाम्पल आपका ये भी है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर, आपके बोर्ड पर एक एग्जाम्पल नेक्स्ट है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। एवरीवन ऑफ द 2 स्टूडेंट्स केम अटेंड टू द क्लास। मैंने आपको एक रूल लिखाया है कि एवरीवन का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात चल रही है, 2 विद्यार्थियों की बात हो रही है, 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। मैंने लिखाया है कि 2 से अधिक होने चाहिए, तो यहाँ पे एवरीवन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एवरीवन के प्लेस पर किसका प्रयोग होगा, ईच का प्रयोग होगा, ठीक है, आगे समझ में। ईच का प्रयोग 2 व्यक्ति या वस्तु या 2 से अधिक के लिए भी हो जाता है, लेकिन एवरीवन का तो 2 से अधिक के लिए ही होगा, 2 के लिए नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस थे उसके सारे रूल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका अगला काइंड है प्रोनाउन का, वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का, ठीक है। अब उसके रूल लिखेंगे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के। पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन और उससे को समझाया था कौन सा पर्सनल प्रोनाउन होते हैं कौन कौन से, और उससे संबंधित सारे रूल लिखा दिए थे। फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बताए कौन कौन से होते हैं, फिर उसके रूल लिखा दिए थे। अब नेक्स्ट आपका जो प्रोनाउन है वो है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक। कौन कौन से होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, बताएगा कोई है? यही लिखाई है ना, यही लिखाई है, और कुछ लिखा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन 2 होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ईच अदर और वन ऑन अदर, ठीक है। मैं इंक डालता हूं, जब तक आप थोड़ा वेट कीजिए। और अभी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो ठोक दीजिए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी भाई लोग जुड़ सकें। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन है आपके ईच अदर और वन अनदर। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते कौन से हैं ये मैंने बता दिए, लेकिन इसकी हिंदी कौन बताएगा मुझे? मैंने हिंदी भी बताई थी, चलो यहाँ दिखाई दे रहा है, आगे हिंदी लिख लो। पारस्परिक संबंध बताते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें रूल लिख लो, कुछ नियम है उनको लिख लो, ठीक है। लिखो पहला, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु, कितनी, 2 ही, ठीक है। 2 व्यक्ति या वस्तु
के बीच पारस्परिक संबंध बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध बताने के लिए किया जाता है। और एक बहुत जनरली एग्जाम्पल और देखो, बॉय एंड गर्ल, बॉय एंड गर्ल लव ईच अदर। ठीक है, यहां पर एक लड़का और एक लड़की की बात की गई है, और लड़का और लड़की एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। ठीक है, तो दो व्यक्ति की बात की गई है यहाँ पे कि बॉय एंड गर्ल लव ईच अदर। ठीक, नोट कीजिए, फिर आगे चलते। नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन में अगला रूल लिखेंगे, अगला आपका जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो है वन अनदर। देखो, दो से अधिक ठीक, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए, व्यक्ति या वस्तु के बीच कर लो। ठीक है, वस्तु के बीच पारस्परिक संबंध बताने के लिए, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच पारस्परिक संबंध बताने के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच पारस्परिक संबंध बताने के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध बताना हो तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच पारस्परिक संबंध बताना हो तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे। जैसे we all love one another। ठीक है, we all love one another। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखूं, we all love each other, अब बताना कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। मैंने आपको बताया कि ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्ति और वस्तु के बीच में पारस्परिक संबंध बताने के लिए होता है, लेकिन वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच पारस्परिक संबंध बताने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो दो व्यक्ति या वस्तुओं की तो बात नहीं हो रही, यहाँ पर तो दो से अधिक व्यक्ति और वस्तु की बात हो रही है। वी ऑल, हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो हम सब की बात हो रही है, दो व्यक्तियों की नहीं हो रही है, दो से अधिक होंगे, तो इसीलिए ईच अदर के स्थान पर वन अनदर का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए सेंटेंस नंबर फर्स्ट जो है वो सही है और सेंटेंस नंबर दूसरा है एग्जाम्पल वो गलत है। तो आप नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं।
चलो अब आगे लिखेंगे, एक नोट डाल के लिख लो इसी रूल में, ठीक है, एक नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिख लो, नोट लिखो, ईच अदर या वन अनदर, ईच अदर हो या वन अनदर हो का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता। ठीक है, हमेशा रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो कि ईच अदर और वन अनदर है, इनका प्रयोग कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता। सेंटेंस के अगर हम सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो वो सेंटेंस ठीक नहीं होगा, इसीलिए हमने आपको एक नोट डाल के लिखवाया कि इनका प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। लिखो, ठीक है, ईच अदर आर रेडी टू गो देयर, ये सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया है, नोट लिखवा दिया है कि ईच अदर हो या वन अनदर हो, इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। इसीलिए अगर हम देखें यहाँ वर्ब है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में क्या कार्य कर रहा है, ईच अदर कार्य कर रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। ठीक, ईच अदर कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में और वन अनदर भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता, इसीलिए आपने नोट लिख लिया होगा। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के जो दोनों हैं, ईच अदर और वन अनदर, इनका यूज कहाँ किया जाता है मैंने बता दिया है आपको। अब आगे चलेंगे, और आगे वाला जो नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूल हैं, उनको भी ध्यान रखते हुए चलेंगे आगे और लिखें आगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आप सबको मैं बता चुका हूं, दोबारा से रिपीटेशन कर देता हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जैसे सेल्फ, जिनके लास्ट में सेल्फ लगा होता है, जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, और योर सेल्फ भी होता है, और माई सेल्फ। ठीक है, यहां डालो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लिखो, एक रूल लिख लो, लिखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आपको कहीं भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ एपस्ट्रॉफी एस लगी दिखाई दे तो वो गलत होगा। ठीक है, वहां गलत है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ कभी भी एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे
he sold himself एपिस्ट्रोफी एस कार। ठीक, अब आपको ये पहचानना है कि इसमें आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस सेंटेंस में हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ इन्होंने क्या किया है, एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत होगा। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे एग्जाम्पल को ठीक रूप में, सो ही सोल्ड हिमसेल्फ कार। इसका मतलब है उसने अपने आप ही अपनी कार बेची, उसने खुद से ही अपनी कार बेची, उसने किसी का भी सहारा नहीं लिया, उसने अपने स्वयं से ही अपनी कार बेच दी। ठीक है, ये हमेशा इस रूल में मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड एक ही रूल आपका सफिशिएंट है एग्जाम के रिगार्डिंग देखा जाए तो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बस एक ही रूल ये वाला ही एरर बन के आती है, और कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो भी इम्पोर्टेंट होगा अगर मुझे लगेगा तो आपका मॉक टेस्ट में जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब बता देंगे, अगर कोई और होगा। वैसे यही इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। अब चलते हैं, आपका अगला जो काइंड है प्रोनाउन का वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं कराया था, डिस्ट्रीब्यूटिव कराया था। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं हुआ होगा, और देख लो अगर करा दिया हो तो एक बार देखना जरा, फिर आगे चलते हैं। नहीं कराया ना? अच्छा, आप ये बताओ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से लिखाए थे? अच्छा, लिखो, यहाँ लिखो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से थे? दिस था, कॉमा दैट था, कॉमा दीस था, दोज था, और क्या लिखाया था? ठीक है, इतने ही लिख लो। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज, और एक और लिख लो जो नहीं लिखाया होगा तो वो और लिख लो, सच और द सेम। ये भी क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, मैं इंक डालता हूं, जब तक थोड़ा वेट करना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को मैंने आपको बताया था, मैंने दो प्रोनाउन आपके नहीं लिखाए थे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, उनको आप ऐड कर लीजिएगा, सच और द सेम। ठीक है, सच और द सेम को आप ऐड कर लीजिएगा। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अभी कुछ रूल लिखाए जाएंगे आपको, उनको अपनी नोटबुक में नोट करना साथ ही साथ। ठीक है, अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के हम रूल लिखेंगे। देखो, दिस का प्रयोग समीप बोलो या निकट बोलो। ठीक है, दिस का प्रयोग समीप की एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए, समीप की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि दिस का प्रयोग
दीज का प्रयोग समीप की दीज का प्रयोग समीप की एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। आप नोट करें, फिर इसको मैं समझाता हूं, ठीक है। ठीक, अब देखो, दिस का प्रयोग हमेशा समीप की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, और दीस का प्रयोग समीप में ही होगा, लेकिन एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। नीचे देखना आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा, ठीक है। जैसे दिस इज अ कैट, ठीक है। आपको बताना है, देखो, दिस इज ए कैट, बिल्ली कितनी है, एक है, इसीलिए समीप की एक वस्तु या व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग किया गया है, दिस का प्रयोग किया गया है। और मैं इसे लिखूं इसी प्रकार के, दीज आर कैट्स। इसका अर्थ देखो, यह एक बिल्ली है और यह बिल्लियां हैं, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है हिंदी में देखा जाए तो, और ये दोनों समीप के लिए बात होती है। मेरे अगर निकट में, ये मान के चलो ये मार्कर है, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर बोलूंगा दिस इज ए मार्कर। और बहुत सारे मार्कर हैं मेरे पास में, बहुत सारे मार्कर हैं मेरे निकट में, समीप में, तो वहां दिस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, दीज का प्रयोग होगा। तो फिर होगा दीज आर मार्कर, दीज आर मार्कर्स, ठीक है। बहुत सारे मार्कर्स हैं मेरे निकट में, इसीलिए आप समझ गए होंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में सांकेतिक भी कहते हैं, सांकेतिक सर्वनाम, ठीक। आप इसको नोट कीजिए, मैं आपके बोर्ड के सामने से हट जाता हूं जब तक, फिर आगे चलेंगे। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एक और रूल, और नेक्स्ट रूल है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, उसको लिखेंगे दैट का प्रयोग दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, जबकि दूर की एक से अधिक दूर की एक व्यक्ति जबकि दोज लिखो यहाँ, जबकि दोज का प्रयोग दूर की एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति
के लिए होता है। ठीक है, नोट करो। दैट का प्रयोग दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, जबकि दोज का प्रयोग दूर की एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे दैट इज अ बुक। अगर बुक दूर रखी है मुझसे तो मैं उसे दिस इज ए बुक नहीं कहूंगा, उसे बोलूंगा दैट इज ए बुक। इसका मतलब है कि जो एक किताब है वो मुझसे दूर रखी हुई है, इसीलिए मैं दैट का प्रयोग किया है। और मैं अगर एक से अधिक दूर रखी हुई वस्तु के लिए प्रयोग करूंगा तो दोज आर बुक्स। ठीक, दोज आर बुक। तो इससे दूर रखी हुई वस्तु के लिए एक से अधिक हो और दूर रखी हो उसके लिए व्यक्ति हो या वस्तु हो दोज का प्रयोग करेंगे, और अगर दूर रखी है एक वस्तु या व्यक्ति हो तो उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। और जिस भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जेकेएस डिफेंस एकेडमी डालकर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपने देखा होगा जितनी भी क्लास अपलोड कर दी गई हैं वो सारी आपकी प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है, उस पर देख लेना। नाउन भी कंप्लीट करा दिया है, प्रोनाउन भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और सिंटैक्स की क्लास भी पड़ी हुई है, उनको भी देखना। और अभी तक भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये बात दोहरा दी है इसीलिए क्योंकि बहुत सारे भाई हैं अभी उन्होंने बहुत टाइम तो बहुत आ रहा है लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं करके जा रहे हैं चैनल को, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।